हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आप सभी का एक और अमेजिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं। पहला कहता है, कल एक बहुत बुरी घटना हुई, मेरा तो दिल बैठ गया उसे देखकर। सब मेरे आंखों के सामने ही हुआ। थोड़ा बड़ा है सेंटेंस, तो एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यस्टरडे अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट अकर्ड। अब फॉर्च्यून का क्या मतलब होता है? भाग्य। अगर हम कहें फॉर्चुनेट, तो उसका मतलब होता है भाग्यशाली या सौभाग्य से जो मतलब निकलता है वो फॉर्चुनेट का मतलब होता है। अगर हम कहें अनफॉर्चुनेट, तो उसका मतलब हो जाएगा दुर्भाग्यपूर्ण। मतलब ये दोनों ऑपोजिट हैं, फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट। सो यस्टरडे का मतलब हो गया वो कल जो बीत चुका है, बीता हुआ कल। अ वेरी अनफॉर्चुनेट मतलब बहुत ही बुरी, बहुत ही दुर्भाग्य वाली इंसिडेंट। इंसिडेंट का क्या मतलब होता है? घटना। घटना में सारे टाइप के इंसिडेंट्स आ जाते हैं। एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कैसी भी घटना इंसिडेंट कहलाती है। अकर्ड का मतलब होता है टेकन प्लेस, मतलब हुई वो। सो यस्टरडे अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट अकर्ड। नेक्स्ट है, मेरा तो दिल बैठ गया उसे देखकर। तो हम कह सकते हैं माई हार्ट सैंक अपॉन सीइंग इट। इसे भी थोड़ा समझते हैं। अपॉन सीइंग का क्या मतलब होता है? देखकर। किसी चीज को अगर हम देखते हैं, उसको देखने के बाद वाली चीज बतानी है तो अपॉन सीइंग बोलते हैं। सिंक जो वर्ब वर्ब है, उसका मतलब होता है डूबना। उसका सेकंड फॉर्म होता है सैंक और थर्ड फॉर्म होता है संक। सिंक, सैंक, संक। तो हमने कहा माई हार्ट सैंक अपॉन सीइंग इट। पास्ट की बात कर रहे हैं कि मेरा दिल उसको देखकर बैठ सा गया। डूबने वाली फीलिंग है, वो बैठने से हमने बताई है। नेक्स्ट है, इट ऑल अनफोल्डेड राइट बिफोर माई आईज। अब इसका क्या मतलब है? अनफोल्ड का मतलब होता है जब आपको किसी चीज के बारे में पता चलता है। जैसे आप कहते हैं कोई स्टोरी या कोई सीन हमारे सामने अनफोल्ड हुआ, मतलब हमें उसके बारे में पता चला, उसके जो चीजें थी वो हमारे सामने आई। सो अगर हम कहते हैं अनफोल्ड होना मतलब खुलना। सो इट ऑल अनफोल्डेड राइट बिफोर माई आईज। राइट बिफोर माई आईज का क्या मतलब है? मेरी आंखों के सामने, बिल्कुल सामने। सो हमारा पूरा सेंटेंस बना अगर हम बोलें, yesterday a very unfortunate incident occurred. My heart sank upon seeing it. It all unfolded right before my eyes. अब कोई इस तरीके की बात करेगा तो हमें डर लगेगा। हम पूछेंगे, तुम ठीक तो हो ना? चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? मुझे तो अब डर लग रहा है। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? आर यू ओके? तुम ठीक तो हो ना का जो ट्रांसलेशन होगा, आर यू ओके, आर यू ऑल राइट, आर यू फाइन। ये सब आप चीजें कह सकते हैं, मतलब सेम ही निकलेगा, फीलिंग वही आ रही है कि तुम ठीक तो हो ना, ये हम पूछ रहे हैं। नेक्स्ट, चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? ये भी एक क्वेश्चन है। हैव यू बीन हर्ट? इस तरीके से पूछा जा सकता है या बोला जा सकता है, हैव यू बीन हर्ट? क्या तुम्हें चोट लगी है? मुझे तो अब डर लग रहा है। आई एम गेटिंग स्कैर्ड नाउ। स्कैर्ड का क्या मतलब होता है? डरा हुआ होना। गेटिंग स्कैर्ड मतलब डरा हुआ हूं, डर लग रहा है। नाउ मतलब अभी। सो आई एम गेटिंग स्कैर्ड नाउ। अब हमारा पूरा सेंटेंस जो बना वो है, आर यू ओके, हैव यू बीन हर्ट, आई एम गेटिंग स्कैर्ड नाउ। मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे बारे में चिंता मत करो। तो हम कह सकते हैं नथिंग हैपन टू मी, डोंट वरी अबाउट मी। नथिंग मतलब कुछ नहीं, हैपन टू मी मतलब हुआ है मुझे। नथिंग हैपन टू मी सिंपल पास का सेंटेंस है, मुझे कुछ नहीं हुआ। डोंट वरी, डोंट वरी आप किसके लिए कहते हैं? अगर आप किसी को कह रहे हैं कि चिंता मत करो, तो हम कहते हैं डोंट वरी। अब हमको कहना है मेरे बारे में चिंता मत करो, तो मी का यूज करेंगे। अबाउट का मतलब है के बारे में। सो डोंट वरी अबाउट मी मतलब मेरे बारे में चिंता मत करो। हमारा सेंटेंस बन गया, नथिंग हैपन टू मी, डोंट वरी अबाउट मी। फ्रेंड कंफ्यूज होके पूछता है, तो फिर क्या बात है? तो इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं? देन व्हाट इज द मैटर? अब हम समझते हैं देन और दैन के बारे में। यहाँ हमने देन ही क्यों लिखा, दैन क्यों नहीं लिखा? देखिए, THEN इसका मतलब होता है देन। हिंदी में हम कह सकते हैं तब या तो। ठीक है, हम पूछ रहे हैं, क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं, तो क्या बात है? अगर हम THAN की बात करते हैं, उसका मतलब होता है बजाय। ठीक है, ही इज टॉलर देन हिम, वो उससे लंबा है। वहां पे आपने कंपैरिजन किया।
THEN का मतलब होता है टाइम के हिसाब से, या तो आप बता रहे हैं कि उस समय से, या फिर आप कह रहे हैं फिर, तो क्या हुआ, मतलब आप क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। तो और बजाय के बीच का ये डिफरेंस है देन और दैन के बीच के हिसाब से। तो आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पल के लिए मेरा दिल ये सोच के धड़कना बंद हो गया कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? फॉर अ सेकेंड माई हार्ट स्टॉप्ड बीटिंग थिंकिंग दैट समथिंग बैड हैपन टू यू। देखिए अब इसको डिटेल में समझते हैं। फॉर अ सेकेंड मतलब कुछ सेकंड्स के लिए या एक पल के लिए। माई हार्ट स्टॉप्ड बीटिंग पास्ट का सेंटेंस है। मेरे हार्ट ने क्या कर दिया? बीट करना ही बंद कर दिया, धड़कना ही बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? थिंकिंग दैट, ये सोचकर कि क्या हुआ है, समथिंग बैड हैपन टू यू, कुछ बुरा हुआ है तुम्हारे साथ। सो हमारा सेंटेंस बना, फॉर अ सेकेंड माई हार्ट स्टॉप बीटिंग थिंकिंग दैट समथिंग बैड हैपन टू यू। यहाँ पे दैट जो है वो लिंकिंग वर्ड के जैसे, कनेक्टिंग वर्ड के जैसे काम कर रहा है। सोचा कि, सोच कर की, याद रखिएगा। नेक्स्ट, तुम जानते हो ना मुझे रोज सुबह टहलने की आदत है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सुबह की सैर कभी नहीं छोड़ता। इंग्लिश में हम कहेंगे यू नो आई हैव दिस हैबिट ऑफ गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे। यू नो मतलब तुम जानते हो, आई हैव दिस हैबिट मेरी आदत है, आई हैव दिस हैबिट मतलब मेरी एक आदत है, मेरी ये आदत है। अब क्या आदत है? ऑफ गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक, सुबह की वॉक पर जाने की आदत है। एवरी डे मतलब हर सुबह, हर दिन। आई नेवर स्किप माई मॉर्निंग वॉक वॉट एवर हैपन्स। आई नेवर, नेवर का क्या मतलब है? कभी नहीं। स्किप मतलब छोड़ना। आई नेवर स्किप मतलब मैं नहीं छोड़ता हूँ। क्या नहीं छोड़ता हूँ? माई मॉर्निंग वॉक मतलब मेरी सुबह की वॉक। वॉट एवर हैपन्स, वॉट एवर क्या क्या मतलब है यहाँ पर? वॉट एवर यानी जो कुछ भी, हैपन्स यानी हो जाए या होता है। वॉट एवर हैपन्स, तो हमारा सेंटेंस बना, यू नो आई हैव दिस हैबिट ऑफ गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे, आई नेवर स्किप माई मॉर्निंग वॉक वॉट एवर हैपन्स। हमेशा की तरह कल मैं जल्दी उठ गया और टहलने चला गया। हम कहेंगे एज यूजुअल यस्टरडे आई वॉक अप अर्ली एंड वेंट फॉर अ वॉक। एज यूजुअल का क्या मतलब होता है? जैसे नॉर्मली मैं करता हूँ, हमेशा की तरह। रूटीन जो होता है ना, उसको बताने के लिए हम कहते हैं एज यूजुअल, जैसा करता आया हूँ या जैसा करता हूँ हमेशा की तरह। यस्टरडे अभी हमने डिस्कस किया, बीता हुआ कल। आई वॉक अप अर्ली, वेकअप जो होता है उसका मतलब होता है उठो जागो। सोकर उठने वाली जो प्रोसेस होती है ना उसे वेकअप कहते हैं। अब यहाँ वोकअप लिखा है मतलब उठ चुका हूँ, उठ गया हूँ। आई वोकअप अर्ली मतलब मैं जल्दी उठ गया था। एंड वेंट फॉर अ वॉक, और कहाँ गया था? वॉक पर गया था। सो हमारा सेंटेंस बना, एज यूजुअल यस्टरडे आई वॉक अप अर्ली एंड वेंट फॉर अ वॉक। अब आगे एक्सप्लेन करता है, मैं अभी आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंचा था कि मैंने देखा कि सामने मेन रोड से एक कार तेज स्पीड से आई और डिवाइडर से टकरा गई। इंग्लिश में हम कहेंगे, आई हैड नॉट इवन रीच्ड हाफ वे when I saw a car coming at a fast speed from the opposite main road and colliding with the divider। थोड़ा बड़ा है, ठीक से समझते हैं। सबसे पहले देखिए हाफ वे का क्या मतलब होता है। वे मतलब रास्ता, अगर उसके आगे हमने हाफ लगा दिया, हाफ वे बन गया मतलब आधा रास्ता। ठीक है, रास्ते की अभी कुछ दूरी बची है, कंप्लीट नहीं हुआ है। कोलाइड का मतलब होता है टकरा जाना, भिड़ना। ठीक है, अगर कार किसी चीज से टकरा रही तो हम कहते हैं कोलाइड हो गई। अब सेंटेंस समझते हैं, आई हैड नॉट इवन रीच्ड हाफ वे मतलब मैं आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंच पाया था। when, तब क्या हुआ उसको बताने के लिए हमने when का यूज किया। तब क्या हुआ? आई सॉ अ कार, मैंने एक कार को देखा। कमिंग एट अ फास्ट स्पीड, तेज स्पीड में आते हुए। ठीक है, फ्रॉम कहां से आ रही थी उसके लिए हमने बताया फ्रॉम से। फ्रॉम मतलब से, द ऑपोजिट मेन रोड। ऑपोजिट का क्या मतलब होता है? दूसरी तरफ का। मेन रोड, मेन रास्ते से आते हुए देखा एक कार को जो फास्ट स्पीड में आ रही थी। एंड कोलाइडिंग विद द डिवाइडर, डिवाइडर आप सभी जानते होंगे, रोड को डिवाइड करने के लिए लाइन सी बनी होती है रोड के बीच में, उसे डिवाइडर कहा जाता है। अब कोलाइडिंग विद द डिवाइडर यानी कार किससे टकरा गई? डिवाइडर से।
सो हमारा सेंटेंस बना बोलने के लिए, आई हैड नॉट इवन रीच हाफ वे व्हेन आई सॉ अ कार कमिंग एट अ फास्ट स्पीड फ्रॉम द ऑपोजिट मेन रोड एंड कोलाइडिंग विद द डिवाइडर। टक्कर के बाद वो पलटने से पहले 2 से 3 बार पलटी खा गई। यहाँ हम कार के बारे में बात कर रहे हैं, कार पलटी खा गई है। इंग्लिश में हम कहेंगे आफ्टर द कोलिजन इट फ्लिप 2 to 3 टाइम्स बिफोर ओवरटर्निंग। सबसे पहले समझिए फ्लिप का मतलब, फ्लिप होता है पलटना। आप जब तवे पे पराठा सेकते हैं या रोटी बनाते हैं, उसको फ्लिप करते हैं, मतलब पलटते हैं। ओवरटर्न का मतलब होता है उलटना, उलटना और पलटना, फ्लिप और ओवरटर्न। तो हमारा सेंटेंस बना आफ्टर द कोलिजन। अब देखिए आफ्टर द कोलिजन का क्या मतलब है, आफ्टर का मतलब है बाद में। किसके बाद में, द कोलिजन, टकराने के बाद। इट फ्लिप्ड, इट यहाँ रेफर करता है कार को, क्योंकि हम कार के बारे में ही बात कर रहे हैं। सो द कार फ्लिप्ड, आप ये भी कह सकते हैं, मतलब कार ने पलटी खाई। कितनी बार खाई, 2 to 3 टाइम्स, यानी 2 से 3 बार। इससे पहले क्या हुआ, बिफोर ओवरटर्निंग, बिफोर का मतलब पहले, आफ्टर और बिफोर ऑपोजिट हो गए, ओवरटर्निंग उलटने से पहले। सो हमारा सेंटेंस बन गया आफ्टर द कोलिजन इट फ्लिप 2 to 3 टाइम्स बिफोर ओवरटर्निंग। नेक्स्ट है सड़क पर ज्यादा लोग नहीं थे। हम कहेंगे देयर वर नॉट मैनी पीपल ऑन द रोड। देयर वर नॉट मैनी पीपल मतलब ज्यादा लोग नहीं थे, कहां पर, ऑन द रोड, रोड पर, रोड के ऊपर, इसीलिए हमने ऑन प्रिपोजिशन का यूज किया है। मैं मदद करने के लिए दौड़ा, लेकिन इससे पहले कि मैं पहुंच पाता कार में आग लग गई। इंग्लिश में हम कहेंगे आई रैन टू हेल्प बट बिफोर आई कुड रीच द कार कॉट फायर। आई रैन, इसका मतलब समझिए पहले। अगर हम कहते हैं आई रैन या समबडी रैन, हम क्या कह रहे हैं, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, बहुत ही सिंपल, कि मैं दौड़ा या कोई दौड़ा। ठीक है, रैन सेकंड फॉर्म है रन की, रन रैन रन। ठीक है, दौड़ना। आई रैन टू हेल्प मतलब मदद करने के लिए दौड़ा, बट क्या हुआ, लेकिन बिफोर आई कुड रीच, मैं वहां पहुंच पाता उससे पहले क्या हो गया, द कार कॉट फायर, कार ने आग पकड़ ली, कार में आग लग गई। अगर आप कहते हैं समथिंग कॉट फायर मतलब उस चीज ने आग पकड़ ली है। द कार वॉज ऑन फायर, ये भी आप कह सकते हैं, मतलब कार में आग लग गई। नेक्स्ट देखिए, मैं चाहकर भी कार के अंदर बैठे किसी की भी मदद नहीं कर सका, वे सभी चिल्ला रहे थे लेकिन हम सभी असहाय थे। थोड़ा बड़ा है, ब्रेक डाउन करके समझेंगे। फर्स्ट पार्ट, इवन इफ आई वांटेड टू आई कुड नॉट हेल्प एनीवन सिटिंग इनसाइड द कार। इवन इफ आई वांटेड टू, यहाँ स्ट्रेस दिया है, एम्फेसाइज किया है कि मैं चाहता था फिर भी, आई कुड नॉट हेल्प, मैं मदद नहीं कर पाया, मदद नहीं कर सका। किसकी, एनीवन सिटिंग इनसाइड द कार, किसी भी पर्सन की जो अंदर बैठे थे कार में। इनसाइड द कार मतलब कार के अंदर। नेक्स्ट है दे वर ऑल स्क्रीमिंग बट वी वर ऑल हेल्पलेस। दे वर ऑल स्क्रीमिंग मतलब, स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, वो चिल्ला रहे थे। ठीक है, बट लेकिन क्या हुआ, वी वर ऑल हेल्पलेस, हम सब असहाय थे। हेल्प का मतलब होता है मदद करना, हेल्पलेस मतलब असहाय। सो हमारा सेंटेंस बना इवन इफ आई वांटेड टू आई कुड नॉट हेल्प एनीवन सिटिंग इनसाइड द कार, दे वर ऑल स्क्रीमिंग बट वी वर ऑल हेल्पलेस। कार के दरवाजे अंदर से जाम हो गए, जिससे अंदर बैठे लोग बाहर नहीं आ पाए। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, द कार डोर्स वर जैम्ड फ्रॉम द इनसाइड प्रिवेंटिंग द पीपल इनसाइड फ्रॉम गेटिंग आउट। आपने अक्सर न्यूज में पढ़ा होगा, अगर ऐसी न्यूज देखी हो आपने, जब भी कार में आग लग जाती है बहुत मुश्किल ही ऐसा होता है कि अंदर के लोग बाहर आ पाए, कार के डोर्स जैम हो जाते हैं। अब यहाँ समझते हैं, द कार डोर्स मतलब कार के दरवाजे, वर जैम्ड मतलब फंस गए थे, जैम हो चुके थे, फ्रॉम द इनसाइड कहाँ से, अंदर से, इनसाइड मतलब अंदर, प्रिवेंटिंग, अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, उन्होंने जो जाम हो गए दरवाजे, उन्होंने रोका द पीपल लोगों को। अब प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, देखिए जब आप प्रिवेंट करते हैं किसी पर्सन को, उसका क्या मतलब है, यू आर प्रिवेंटिंग समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, मतलब आप किसी पर्सन को कुछ करने से रोक रहे हैं। सो बेसिकली प्रिवेंट का मतलब हो गया रोकना। अब हम कह रहे हैं प्रिवेंटिंग द पीपल इनसाइड, अंदर बैठे लोगों को रोक रहा था फ्रॉम गेटिंग आउट बाहर आने से। टू गेट आउट यानी बाहर आना। सो हमारा सेंटेंस बना द कार डोर्स वर जैम फ्रॉम द इनसाइड प्रिवेंटिंग द पीपल इनसाइड फ्रॉम गेटिंग आउट। नेक्स्ट है कार के अंदर बैठे सभी लोगों की उस जगह पर ही जान चली गई। तो हम कहेंगे
Everyone sitting inside the car lost their lives on the spot. Everyone मतलब हर कोई, सारे लोग, sitting inside the car, कार के अंदर बैठे हुए सभी लोग, lost their lives मतलब उनकी जान चली गई, उनकी जान खो दी उन्होंने। ठीक है, पास्ट का सेंटेंस है। ऑन द स्पॉट, बहुत ही, अगर आप ध्यान दें तो न्यूज़पेपर में जब भी इस तरीके की न्यूज़ आएगी आपको ये एक्सप्रेशन जरूर मिलेगा, ऑन द स्पॉट। इसका क्या मतलब होता है? उसी जगह पर। ठीक है, जहां एक्सीडेंट हुआ ना उसी जगह पर उनकी जान चली गई। तो हमारा सेंटेंस बना, एवरीवन सिटिंग इनसाइड द कार लॉस्ट देयर लाइव्स ऑन द स्पॉट। पुलिस दुर्घटना वाली जगह पर पहुंची और जांच से पता चला कि जो आदमी कार चला रहा था वो अपनी पत्नी के साथ जा रहा था जो पीछे बैठी थी। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? थोड़ा लंबा सेंटेंस है, धीरे धीरे समझते हैं। द पुलिस अराइव्ड एट द एक्सीडेंट स्पॉट एंड अपॉन इन्वेस्टिगेशन इट वाज रिवील्ड दैट द मैन ड्राइविंग द कार was traveling with his wife who was seated in the back। देखिए, द पुलिस अराइव्ड मतलब पुलिस पुलिस आई। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, पुलिस अराइव्ड या समवन अराइव्ड, उसका क्या मतलब है? कोई आया। पुलिस आई, कहां पर आई? एट द एक्सीडेंट स्पॉट। एक्सीडेंट जिस जगह पर हुआ ना, स्पॉट का मतलब होता है जगह, एक्सीडेंट वाली जगह पर आई। एंड अपॉन इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब है? जांच पड़ताल। जांच पड़ताल से क्या सामने आया? इट वॉज रिवील्ड दैट, इट वॉज रिवील्ड का क्या मतलब है? रिवील मतलब कुछ राज खुलना। ठीक है, कोई चीज सामने आना। तो पता क्या चला? द मैन ड्राइविंग द कार, जो आदमी कार को ड्राइव कर रहा था, वॉज ट्रेवलिंग, ट्रेवल कर रहा था किसके साथ? विद हिज वाइफ, उसकी पत्नी के साथ। हु वॉज सीटेड इन द बैक, जो क्या हो रही थी? जो पीछे की सीट पर बैठी थी। हु वॉज सीटेड मतलब बैठी थी, इन द बैक पीछे। तो हमारा पूरा सेंटेंस बना, द पुलिस अराइव्ड एट द एक्सीडेंट स्पॉट एंड अपॉन इन्वेस्टिगेशन इट वाज रिवील्ड that the man driving the car was traveling with his wife who was seated in the back। शायद उसने पानी की बोतल मांगी और जब पीछे देखा तो कार का कंट्रोल चला गया और डिवाइडर से टकरा गई। तो हम कहेंगे, perhaps he asked for a bottle of water and when he looked back the car lost control and collided with the divider। परहैप्स का क्या मतलब है? शायद, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, मे बी। ही आस्क्ड फॉर अ बॉटल ऑफ वाटर, उसने बॉटल ऑफ वाटर मतलब पानी की बॉटल पूछी, मांगी, ये पॉसिबिलिटी है। एंड मतलब और, व्हेन ही लुक्ड बैक, जैसे ही या जब उसने पीछे देखा, लुक्ड बैक का मतलब पीछे देखना। द कार लॉस्ट कंट्रोल, व्हेन यू लूज कंट्रोल मतलब आपका कंट्रोल छूट गया। ठीक है, तो कार लॉस्ट कंट्रोल मतलब कार का कंट्रोल चला गया। और क्या हुआ? कोलाइडेड विद द डिवाइडर, कार कहाँ कोलाइड हो गई? टकरा गई डिवाइडर के साथ, इसीलिए हमने लिखा कोलाइडेड विद द डिवाइडर। नेक्स्ट, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब मेरी आंखों के बिल्कुल सामने हुआ। जब आप कहते हैं ना मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तो आप क्या कहते हैं? आई कांट बिलीव इट। ठीक है, आई कांट बिलीव ऑल दिस हैपेंड राइट बिफोर माई आईज। आई कांट बिलीव मतलब मैं विश्वास नहीं कर पा रहा, मैं बिलीव नहीं कर सक रहा हूं। ऑल दिस हैपेंड, ये सब कुछ मेरे सामने हुआ। राइट बिफोर माई आईज मतलब बिल्कुल मेरी आंखों के सामने हुआ। राइट बिफोर मतलब जस्ट मेरी आंखों के सामने। सो हमारा पूरा सेंटेंस बनेगा, परहैप्स ही आस्क्ड फॉर अ बॉटल ऑफ वाटर एंड व्हेन ही लुक्ड बैक द कार लॉस्ट कंट्रोल and collided with the divider। I can't believe all this happened right before my eyes। काश मैं उन लोगों की मदद के लिए कुछ कर पाता। जब हम इस तरीके की चीजें कहते हैं कि काश ऐसा हो जाता, तो हम सेंटेंस शुरू करते हैं आई विश से। आई विश आई कुड हैव डन समथिंग टू हेल्प दोज पीपल। आई विश मतलब काश, काश ऐसा होता। आई कुड हैव डन समथिंग, मैं कुछ कर पाता, कुछ कर सकता। टू हेल्प मदद करने के लिए, अब किन लोगों की? दोज पीपल, उन लोगों के लिए। सो आई विश आई कुड हैव डन समथिंग टू हेल्प दोज पीपल। उनकी एक छोटी बेटी है जो उस वक्त घर पर ही थी, अब वह अनाथ है या अनाथ हो चुकी है। तो हम कह सकते हैं, दे हैव अ स्मॉल डॉटर हु वाज एट होम एट दैट टाइम, नाउ शी इज एन ऑर्फन। देखिए, दे हैव,
अगर हम कहते हैं ना आई हैव अ पेन, मतलब मेरे पास एक पेन है, पोजेशन को बताता है। सो दे हैव अ स्मॉल डॉटर, मतलब उनकी एक बेटी है, उनके पास एक छोटी बेटी है। हु वॉज एट होम, जो घर पर थी, एट दैट टाइम, उस समय पर, उस वक्त। नाउ, अब क्या है, शी इज एन ऑर्फन, अब वो अनाथ है। ऑर्फन का क्या मतलब होता है, अनाथ, जिनके पेरेंट्स नहीं होते। इस सब में उस छोटी बच्ची की क्या गलती थी, क्वेश्चन है क्या गलती थी। तो क्या को किससे हम बताते हैं, व्हाट से। हमारा क्वेश्चन बनेगा व्हाट वाज द फॉल्ट ऑफ दैट लिटिल गर्ल इन ऑल दिस। देखिए, व्हाट वाज द फॉल्ट, फॉल्ट का क्या मतलब होता है, मिस्टेक, गलती, एरर। सो व्हाट वाज द फॉल्ट मतलब गलती क्या थी, अब किसकी, ऑफ दैट लिटिल गर्ल, उस छोटी बच्ची की। इन ऑल दिस, इन सब में, ठीक है, ऑल दिस मतलब सब, इन ऑल दिस मतलब इन सब में। सो व्हाट वाज द फॉल्ट ऑफ दैट लिटिल गर्ल इन ऑल दिस। मुझे रात को नींद नहीं आती, उस दिन से मुझे बुरे सपने आ रहे हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे आई कांट स्लीप एट नाइट, आई एम हैविंग नाइटमेयर सिंस दैट डे। आई कांट स्लीप बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, मतलब मैं सो नहीं पाता, सो नहीं सकता। एट नाइट मतलब रात में, आई कांट स्लीप एट नाइट। आई एम हैविंग नाइटमेयर्स मतलब मुझे बुरे सपने आते हैं। नाइटमेयर का क्या मतलब होता है, डरावने सपने, बुरे सपने। अब सिंस दैट डे, अब हम ड्यूरेशन बता रहे हैं, ठीक है, कब से आ रहे हैं, ये हम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं कि उस दिन से आ रहे हैं, इसलिए हमने सिंस का यूज किया है। हमारा सेंटेंस बन गया आई कांट स्लीप एट नाइट, आई एम हैविंग नाइटमेयर सिंस दैट डे। फोर और सिंस का यूज कैसे करना है, कहाँ करना है, बहुत ही डिटेल में मैंने एक इसके ऊपर वीडियो बनाया है, जरूर देखिए, आपके काम आएगा। जैसे ही मैं सोने के लिए लेटता हूं तो सब कुछ मेरी आंखों के सामने घूमने लगता है। देखिए, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, वर्तमान की बात कर रहे हैं, सोने के लिए लेटता हूं तो घूमने लगता है। इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्लैशिंग इन फ्रंट ऑफ माई आईज एज सून एज आई लाई डाउन टू स्लीप। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्लैशिंग मतलब सब कुछ मेरी आंखों के सामने आने लगता है। जब हमारी आंखों के सामने या किसी चीज के सामने कोई चीज चलती है ना, उसे फ्लैशिंग बोलते हैं। इन फ्रंट ऑफ माई आईज, इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है, सामने, मेरी आंखों के सामने, इसलिए हमने माई आईज लगाया इन फ्रंट ऑफ के बाद। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही। अब कब होता है ये, आई लाई डाउन टू स्लीप, लाई डाउन का मतलब होता है लेटना, सोने के लिए लेटना, इसीलिए हमने टू स्लीप का यूज किया है। सो हमारा पूरा सेंटेंस बना एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्लैशिंग इन फ्रंट ऑफ माई आईज एज सून एज आई लाई डाउन टू स्लीप। तुम्हारा बुरा महसूस करना वाजिब है, लेकिन तुम उस स्थिति में कुछ नहीं कर सकते थे। तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं इट्स रीजनेबल फॉर यू टू फील बैड, बट यू कुडंट हैव डन एनीथिंग इन दैट सिचुएशन। इट्स रीजनेबल, देखिए रीजनेबल क्या होता है, वाजिब। आप कहते हैं ना, रेट तो रीजनेबल है, ये ड्रेस जो है रीजनेबल रेट पे मिल रहा है, मतलब वाजिब दाम पे मिल रहा है। तो इट्स रीजनेबल फॉर यू, तुम्हारे लिए ये रीजनेबल है, वाजिब है, क्या, टू फील बैड, बुरा फील करना। क्योंकि ये सब जब हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं, एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम कह रहे हैं वाजिब है। बट, अब बट का क्या मतलब है, लेकिन। यू कुड नॉट हैव डन, तुम कुछ नहीं कर सकते थे। एनीथिंग, कुछ नहीं कर सकते थे। इन दैट सिचुएशन, उस स्थिति में। इट्स रीजनेबल फॉर यू टू फील बैड, बट यू कुडंट हैव डन एनीथिंग इन दैट सिचुएशन। इट्स कंप्लीटली नॉर्मल फॉर यू टू फील बैड। कंप्लीटली नॉर्मल का क्या मतलब है, पूरी तरीके से नॉर्मल है, साधारण है। फॉर यू टू फील बैड, तुम्हारे लिए बुरा फील करना। ये सेंटेंस आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत ही छोटा तरीका हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा, तो दोनों तरीके आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसे भूलने की कोशिश करो, आराम करो थोड़ा, मैं फिर मिलता हूं तुम्हें। ट्राई टू फॉरगेट अबाउट दिस, गेट सम रेस्ट, आई विल मीट यू अगेन। ट्राई मतलब क्या होता है, कोशिश करना। ट्राई टू फॉरगेट मतलब भूलने की कोशिश करना। अबाउट दिस मतलब इसके बारे में। सो ट्राई टू फॉरगेट अबाउट दिस, गेट सम रेस्ट। गेट समथिंग मतलब कुछ लेना, कुछ लाना। गेट सम रेस्ट मतलब थोड़ा रेस्ट लो। हम कह रहे हैं, उन्हें सजेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा रेस्ट लो। आई विल मीट यू अगेन, मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा, फिर से मिलूंगा।
अगेन का मतलब होता है फिर से या दोबारा। सो ट्राई टू फॉरगेट अबाउट दिस, गेट सम रेस्ट, आई विल मीट यू अगेन। तो ये था आज का हमारा लेसन। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं जल्दी एक और इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। थैंक यू।